सुधांशु जी, जैसा कि अभी गांव में फ्री राशन मिल रहा है लोगों को, तो आप मुझे बताएं कि जैसे आप स्टूडेंट हैं तो राशन फ्री होना चाहिए या शिक्षा सस्ती करनी चाहिए सरकार को? सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे विचारों को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। जहाँ तक फ्री राशन की बात है, फ्री राशन का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा यह है, गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो झुग्गी पट्टियों में लोग रहते हैं, शिक्षा तो बाद की बात है, पहले जीवित रहेंगे तब शिक्षा करेंगे। तो अगर उन लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त में, तो हमें इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। रही बात दोनों को साथ साथ लेके चलने की, तो प्रायोरिटी हमें शिक्षा को देनी चाहिए। अगर कोई परिवार सक्षम, तो उसको शिक्षा पहला उसका काम होना चाहिए। जो लोअर मिडिल क्लास है उसको शिक्षा पहले लेनी चाहिए, राशन का काम बाद में करना चाहिए। जो लोअर पुअर पीपल हैं, उन लोगों को पहले राशन की व्यवस्था जो सरकार दे रही है, जो सरकार मुहैया करा रही है अपनी स्कीम के माध्यम से, तो उसमें कोई हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों को नकार नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति को भूखा हो और उस व्यक्ति को भोजन मिल जाता है मुफ्त में, तो धन्यवाद। चाहे किसी की सरकार हो, विपक्ष की हो, पक्ष की हो, सबका समर्थन करता है। तो मेरे यही इस पर विचार रहेंगे कि बल्कि शिक्षा को हमको जो है न्यूनतम मूल्यों पर सरकार को करना चाहिए, फीस न्यूनतम करनी चाहिए, ताकि एक निम्नतम वर्ग का छात्र भी शिक्षा को ग्रहण कर सके। सुधांशु जी, अभी आपने बताया कि फीस कम करनी चाहिए। क्या आपके सामने कोई ऐसा समय आया कि आपने कहीं ज़्यादा फीस दी हो, या आपको लगा फीस भरते समय, जमा करते समय आपको ऐसा महसूस हुआ कि ज़्यादा फीस है इस कोर्स की, या जो मैं डिग्री करूँगा उसके लिए ज़्यादा फीस ली जा रही है? अब मान लीजिए बीएड का, अभी हमने हाल ही में बीएड की एग्जामिनर्स फीस दी है 55,000 रुपये। तो मेरे जो है इसके बीएड की एग्ज़ाम से बीएड की जो है फीस है सालाना नहीं, 2 वर्ष की बीएड होती है, तो 2 वर्ष की जो फीस है 55,000 दी है। और जो उसकी एग्ज़ाम फीस है वो 6,6200 रुपये इसकी फ़ीस है। तो ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए सरकार को। बाकी जो कोर्सेज़ हैं, एमबीबीएस हो गया आपका, ये मान लीजिए किसी छात्र सरकारी संस्था से नहीं कर पा रहा है, उसका नंबर नहीं आ पा रहा है, तो अगर वो चाहे तो प्राइवेट में भी कर सकता है। लेकिन अगर उसकी शिक्षा की जो फीस है उसको कम किया जाए, आज आप देख लीजिए एमबीबीएस की फ़ीस 80 से 90 लाख रुपए है। अगर हम प्राइवेट करना जाएंगे, बीटेक की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जो प्रोफेशनल कोर्स हैं वो एक निम्नतम वर्ग का छात्र जो है वो नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि इस विषय में संज्ञान ले और इन फीस को कम से कम करने की आग्रह करें, कृपा करें। जैसा कि अभी सुधांशु जी ने बताया कि जो मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनकी फ़ीस के बारे में सोचा है वो बहुत ज़्यादा है। और ये बात सही भी है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं छात्रों से, क्योंकि हर छात्र का नंबर सरकारी कॉलेज में नहीं आ सकता। वहाँ पर भी एक लिमिट दायरा है, उतने ही छात्र वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा वहाँ भी ले सकते हैं। उसके बाद जो छात्र बचते हैं वो सारे प्राइवेट में ही जाते हैं। और मैं देखता हूँ कुछ माँ बाप बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से अगर वो करते हैं कोई कोर्स, तो बहुत मुश्किल से वो कोर्स कराते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है तो बताइए मुझे। भ्रष्टाचार को तो नहीं बोलना ना, बेरोजगारी, ठीक है, नोट। सुधांशु जी, जैसे आप छात्र हैं और अभी आपने बताया कि आप बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद आप नौकरी भी की तलाश भी करेंगे, और जो स्टूडेंट जो सहपाठी आपके साथ रह रहे हैं उनसे तो आपकी चर्चा होती रहती होगी, बाकी कुछ अनुभव आपका अपना भी होगा। तो आप बताइए, बेरोजगारी की समस्या देश में कितनी है और कैसी, क्या आपको सुनने को मिला है इसके विषय? देखिए, बेरोजगारी का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी के लिए उतनी जो है वो नहीं है, इतनी ज़्यादा जो क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा तकनीकी रूप से जो है सामर्थ्य नहीं है सरकार में कि बेरोजगारी को कम कर सके।
लेकिन बेरोजगारी को कम करना सरकार की जिम्मेवारी है, इसको समझना चाहिए। बेरोजगारी का हम आंकड़े जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये आपके सामने हमारे सामने है। अभी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होना है उसको 1 साल लगभग होने को है, लेकिन उसको कोई एग्ज़ाम, यहाँ तक कि कंपनी का भी अता पता नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कब। 1 साल तक बच्चे का फार्म नहीं भरे हुए हैं, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और बहुत ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनके फार्म आए हुए हैं, लेकिन उनका अभी भी पुलिस है कि आ रही है बता रहे हैं, लेकिन आ नहीं रही है। रेलवाई में देख लीजिएगा आप, आरपीएफ की भर्ती आनी थी वो नहीं आ रही, तो इससे बच्चों की जो है एज है वो बढ़ रही है। फिर में फार्म नहीं भर सकते तो उस नौकरियाँ करेंगे क्या? तो बच्चे फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये चाहेंगे कि समय से हर चीज़ हो, ये नहीं कि जब चुनाव आएगा तभी आप जो भर्ती लेके आएंगे। चुनाव को अलग रखते हुए भर्तियों को निरंतर रूप से करना चाहिए, ताकि देश में बेरोजगारी की समस्या कम हो। भर्ती आप भले ही कम दें, लेकिन निरंतर रूप से देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। कोई दिक्कत नहीं है भर्ती कम दें ज़्यादा दें, लेकिन वर्ष में 6 महीने में 2 वर्ष में भर्ती दें, उसे नियमित रूप से संचालित करें, पूरा करें और पारदर्शिता तरीके से उस भर्ती को करें। यही सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही है सुधांशु जी ने कि अगर भर्ती निकलती है तो वो सुचारू रूप से आप चाहे थोड़ी दें, लेकिन एक चलता रहे क्रम। छात्र हैं, उनको एक उम्मीद लगी रहती कि भाई अभी नहीं तो अगले साल या 2 महीने बाद जब भी भर्ती निकलेंगी या अगली भर्ती आने वाली है, हम उसके लिए तैयारी कर लें। अभी सुधांशु जी ने बताया कि भर्ती निकल ही नहीं रही है। टीजीटी की जो भर्ती है वो 1 साल हो गया और अब फिर उसको कैंसिल कर दिया गया है या उसका समय बढ़ा दिया गया है। जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं अपने रोज़गार को पाने के लिए, देखिए, महंगाई सभी को दिख रही है, महंगाई पहले की तुलना में बढ़ रही है और महंगाई बढ़ती भी है। अब पिछले के आंकड़े कुछ और होते हैं, अब के आंकड़े कुछ और होते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है महंगाई बढ़ती रहती है। कैपिटा इनकम बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, इकोनॉमिक का सिद्धांत है। लेकिन सरकार को महंगाई को लेकर जो है सोचना चाहिए, महंगाई को कम करनी चाहिए। गरीब आदमी जो है, आज सरसों का तेल देख लीजिए, अभी कितने टमाटर के भाव, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों की जो टैक्स ले रही है सरकार, 18% टैक्स जीएसटी ले रही है। बहुत चीज़ों पर जो है टैक्स ले रही है, दूध पर टैक्स ले रही है, मिल्क पर टैक्स ले, उस पर बटर पर टैक्स ले रही है। तो ये बहुत बड़ी जो टैक्सेस है, इसको कम करना चाहिए। और जो सामान्य आदमी है उसको जो चीज़ें खरीद रहा है वो अपने दैनिक जीवन की, उनको खरीदने में उसे जो है आसानी होनी चाहिए। इसमें ये रहेगा। सुधांशु जी वैसे तो सवाल जो मैं करूंगा वो आपके क्षेत्र से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आप छात्र हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया घर का हर व्यक्ति को रहता है, अपने अपने घर का। जैसे भी सरकार ने गैस सिलेंडर पे 200 रुपये कम किए हैं, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये 200 रुपये कम करने का यही कारण है, 2024 का इलेक्शन। सरकार भाजपा की महंगाई में कहीं ना कहीं कमज़ोर है, इस बात को समझना चाहिए सरकार को। और ये 200 रुपये जो सरकार ने सिलेंडर पर कम किए वो 2024 की वजह से है। ये नहीं समझना चाहिए कि इसको किसी फेस्टिवल की वजह से कम कर दिए। 200 रुपये केवल और केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए कम किए गए हैं। जैसे कि सरकार अगर दोबारा फिर बनती है तो 200 रुपये शायद, मैं समझता हूँ कि फिर वापस पुनः जो थे वही दाम आ जाएंगे। तो जनता का पढ़ा लिखाना बहुत ज़रूरी होता है। समझना चाहिए कि नेता जो है हमको क्या लुभाने के लिए क्या चीज़ें हमारे लिए कर रहा है, क्या चीज़ टेम्परेरी है, क्या चीज़ परमानेंट है। अब जैसे कि 200 रुपये कम कर दिए, 200 रुपये फिर बढ़ जाएंगे, 200 रुपये कम करेंगे, 200 रुपये फिर बढ़ जाएंगे। अब 400 रुपये थी पहले कांग्रेस की सरकार में गैस, 600 रुपये थी, सब्सिडी भी मिलती थी, अब वो नहीं है। तो लोग बाग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो लोग जो है सिलेंडर को एक तरफ रखते हुए, चूँकि हम तो ग्रामीण अंचल से आते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों ने जो है गैस सिलेंडर को साइड में रखते हुए चूल्हे पर लकड़ियों के गोसों के माध्यम से, उबलों के माध्यम से जो है रोटियों को, खाना को पकाने का अपना काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि सरकार से जो दैनिक जीवन की एक सामान्य आदमी की जो आवश्यकता है उस पर ध्यान दें और गैस, खाना पीना, इन सब पे टैक्सेस कम करें, गैस के रेट कम करें। वही सरकार अच्छी होती है जो दैनिक जीवन में सरलता या सुगमता देती है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि वही सरकार अच्छी होती है जो जीवन को सरल और सुगम बनाए। एक बात सुधांशु ने और कही है कि जो सिलेंडर गांव में दिए थे मुफ्त, महंगे होने के कारण अभी सरकार ने लोगों ने सिलेंडर भरवाने बंद कर दिए हैं और वो साइड में कोनों में रख दिए हैं। सिलेंडर की बजाय वो जो पुराना हमारे पारंपरिक चूल्हे हैं
उन्हीं के ऊपर हमारी माताएं, महिलाएं खाना बनाने का काम कर रही हैं। सुधांशु जी गाँव के परिवेश से आते हैं और इन्होंने जो देखा है इन्होंने वही बताया है। अभी आपने सुधांशु जी के विचार जाने, उनको सुना। मैं धन्यवाद देता हूं सुधांशु जी का। सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पे आए और अपने विचार रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत